हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ आवर वीडियो सीरीज। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग आपके लिए लेके आते हैं 500 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025। बहुत सारी वीडियो चैनल पे आ चुकी हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है, चेकआउट नहीं किया है, तो जाके उनको जरूर देखें, क्योंकि जो 500 टॉपिक है ना, आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो सकते हैं। तो ज्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा करते हैं काम की बात। आज की इस वीडियो में 5 टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं ब्रीफली आपको बता देता हूं। काली फंड के बारे में बात करेंगे, जो कि रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी सीबीडी की 16 उसके बारे में है। वहां पे काली फंड को बनाया गया था क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को भैया प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके बारे में बात करेंगे। पेट्रिफिकेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, और ये अपने आप में बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट होता है। इसके बारे में बात करेंगे। टोटो ट्राइब के बारे में बात करेंगे। हर वीडियो में मैं एक दो ट्राइब के बारे में डिस्कशन जरूर करता हूं, क्योंकि ट्राइब्स यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है, और जो भी ट्राइब्स न्यूज में रहती है हमेशा यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा इंडिया के अंदर 13th मेजर पोर्ट बनने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि बनेगी गलाथिया बे में। और मनकिड़िया ट्राइब, आज एक ट्राइब हम लोगों ने यहाँ पे और इंक्लूड यहाँ पे कर दी है, जो कि पीवीटीजी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए सीधा करते हैं काम की बात और बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। दोस्तों, पहला टॉपिक ये रहा आपके सामने, और डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। ये क्या कहता है, देखिए। काली फंड लॉन्च्ड एट सीबीडी कॉप 16 इन रोम टू बूस्ट बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस। बायोडाइवर्सिटी मतलब हमारे वो अर्थ के ऊपर जो कि प्लांट लाइफ है या जो एनिमल लाइफ है, जो कि डाइवर्सिटी पाई जाती है, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लाइफ पाई जाती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास होता है सीबीडी, जिसे बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जब रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 के अंदर, वहां पे दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई तो कई सारी थी, लेकिन दो सबसे इंपॉर्टेंट थी। एक तो था हम लोगों ने भैया बनाया था UNFCCC, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए काम करता है। एक हम लोगों ने बनाया था CBD, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसके अंदर फिर वो नगोया प्रोटोकॉल, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, एची टारगेट्स वगैरह, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना बड़ा प्रॉब्लम एक्चुअली क्लाइमेट चेंज है। उस सबको देखते हुए काली फंड जो है बनाया गया था इस बार, जब CBD 16 हुआ था। तो ये जो फंड है वो क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया, कैसे काम करेगा, थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए। एक तो इसका एम आपको पता होना चाहिए काली फंड का, कि भैया बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। कई बार ना ऐसे मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है। एक तरफ आपको फंड दे देगा, दूसरी तरफ बोलेगा भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो आपको थोड़ा सा ना वो मैच द फॉलोइंग करना रहता है। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है काली फंड। अच्छा देखिए, ये काली जो फंड है ना, वो किसी कंट्री से कलेक्ट नहीं किया जाएगा। पहले जितने भी फंड होते थे वो ऐसी बात होती थी कि भैया जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो डेवलपिंग कंट्री को फंड देंगी, क्योंकि उनको डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करनी है या क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ एक्शन लेना है। लेकिन ये काली फंड के बारे में यूनिक बात ये है कि ये जो फंड है भाई, वो प्राइवेट कंपनी से कलेक्ट किया जाएगा। कैसी प्राइवेट कंपनी? खासकर जैसे कॉस्मेटिक कंपनीज होती हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, या फिर कोई और कंपनी होती हैं जिनको जेनेटिक डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हमारे जो नेचर है, हमारे जो जंगल हैं, उनमें कितनी सारी डाइवर्सिटी है, कितने डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। तो ये जो कॉस्मेटिक कंपनीज होती हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, वो उनके जेनेटिक डेटा को यूज करती हैं। उनके जेनेटिक डेटा का यूज करके वो दवाइयां बनाती हैं, कॉस्मेटिक्स बनाती हैं, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा कमाती हैं। वही कंपनी जो जेनेटिक डेटा का यूज करती है, जिसे डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। यानी कि मान के देखिए, जैसे अमेज़न के जंगल हैं या कोंगो के जंगल हैं, इंडिया के जंगल हैं, वहां पे कुछ ऐसा प्लांट मिलता है, कुछ ऐसा एनिमल मिलता है, जिसके जेनेटिक रिसोर्सेज का यूज करके दवाइयां बनाती हैं कंपनियां, बिलियंस ऑफ डॉलर पैसा कमाते हैं। उसे कहते हैं डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। और ये बहुत बड़ा डिजिटल डेटा होता है। दुनिया की बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह इनका यूज करती हैं। अब इनका यूज कर इन्होंने तो पैसा बना लिया, लेकिन वो जो लोकल कम्युनिटी है, जिसके रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो, वो जो इंडिजिनस पीपल हैं जिनके रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो, उनको तो आपने जो है रत्ती भर पैसा भी नहीं दिया है। आपने उनका जेनेटिक रिसोर्स ले लिया, पैसा बनाया, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। ये काली फंड कहता है कि ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो इस डेटा का यूज करती हैं, हम इनसे पैसा कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद जितना भी पैसा आएगा, उसका 50% हम लोग इंडिजिनस लोगों को देंगे, जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको देंगे, ताकि उनकी भी डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि सीबीडी का एक प्रिंसिपल होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि जब फेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जब आप नेचुरल रिसोर्सेज का या बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज करते हो। उसके लिए बहुत साल से डिमांड चल रही थी, अब तक कुछ खास हो नहीं पाया था। फाइनली जो है हम लोगों ने काली फंड यहां पे बना दिया है। इस फंड को कौन मैनेज करने वाला है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP, ये इसको मैनेज करेंगे। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर उतना ज्यादा करप्शन नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट चीजें होंगी, और जो लोकल कम्युनिटी है फाइनली उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट यहां पे मिलने वाला है। तो ये था इस फंड के बारे में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पेट्रिफिकेशन। बड़ा ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है ये। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था बहुत मजा आया, और आपको भी डेफिनेटली थोड़ा सा अच्छा डेफिनेटली लगेगा। एक तो इंडिया से बिलोंग करता है फिनोमेना जो भी देखा गया है। तो क्या कहता है, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, रेयर एंड वेल प्रिजर्व्ड पेट्रीफाइड फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन पाकुर। तो बेसिकली पाकुर क्या है, ये पाकुर एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि झारखंड के अंदर पड़ती है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है जिसका नाम है बरमासिया विलेज। यहां पे जो राजमहल हिल्स के पास में ये वेल प्रिजर्व्ड पेट्रीफाइड फॉसिल मिला है। देखिए फॉसिल से हम लोग क्या समझते हैं, फॉसिल से हम लोग यही समझते हैं कि कोई एनिमल किंगडम से कोई एनिमल रहा होगा या कोई प्लांट रहा होगा जो पुराने ज़माने में मिलियंस ऑफ ईयर्स को रहा होगा, लेकिन वो जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वहाँ पे प्रिजर्व हो गया होगा, जिसे हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। उसी फॉसिल से फिर कोल भी बनता है, पेट्रोलियम भी बनता है, नेचुरल गैस भी बनती है। तो जनरली फॉसिल से हम लोग यही समझते हैं कि जो रेजिड्यूज होते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सिस के या फिर प्लांट्स के, एनिमल्स के, वो प्रिजर्व रहते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। ये कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक मैटर का जो कि मिनरल से रिप्लेस हो जाता है। अब थोड़ा समझ के देखिए, जैसे मान लो ये कोई ऑर्गेनिक मैटर रहा होगा, जैसे कोई प्लांट रहा होगा, ठीक है, कोई कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर है। अब आपको पता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, उनके बीच में जो हमारे टिश्यूज होते हैं, उनके बीच में वो 100% सॉलिड तो नहीं होता है, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। अगर वो हार्ड टिश्यूज भी होते हैं तब भी वो पत्थर जैसे हार्ड तो नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी बॉडी में टिश्यूज होते हैं, जो ऑर्गेनिक लाइफ बॉडी में टिश्यूज होते हैं, उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। होता यह है कि जब वो मर जाते हैं, उन स्पेस के बीच में वो जो पोर्स होते हैं वहां पे मिनरल्स भर जाते हैं। अब जैसे मान लो ये एक ऑर्गेनिक मैटर है जिसके अंदर कुछ स्पेस है, ठीक है। अब हुआ ये, इन स्पेस के अंदर मिनरल्स आ गए जो कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, वो भर गए। बाद में क्या हुआ, जो ऑर्गेनिक मैटर था उसका तो डिकम्पोजिशन हो गया, लेकिन जो मिनरल्स थे वो एज इट इज यहां पे रह गए। गेटिंग दिस पॉइंट? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो पोर्स थे, जो स्पेस होता है उनके बीच में, उसके बीच में जो मिनरल्स थे वो तो सर्वाइव कर गए, लेकिन जो ऑर्गेनिक मैटर था वो डिकम्पोज हो गया। तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर का स्ट्रक्चर था, उसकी जो डिटेलिंग थी, वो एज इट इज उस इनऑर्गेनिक मिनरल्स के अंदर जो है वो हमेशा के लिए स्टोर हो गई। तो हमारा जो ऑर्गेनिक मिनरल था उसको रिप्लेस कर दिया गया कंप्लीटली बाय दीज मिनरल्स। तो स्ट्रक्चर तो वैसा ही है जैसे ऑर्गेनिक का था, लेकिन कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, लेकिन उसका जो टिश्यूज है वो स्ट्रक्चर पूरा स्टोर हो गया, उसकी हर डिटेल यहां पे स्टोर हो चुकी है। ये तब होता है जब टिपिकली हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो कहीं ऐसी जगह पे बरी हो जाता है जहां पे बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं और मिनरल रिच वाटर होता है। तो ये जो मिनरल रिच वाटर होता है ये उनके पोर्स में घुस जाता है, अंदर चला जाता है। टाइम के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो मिनरल्स थे वाटर के अंदर वो वहां पे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो हमारा ऑर्गेनिक मैटर हो गया रिप्लेस किसके साथ? मिनरल के साथ। जो ऑर्गेनिक मैटर के टिश्यूज की डिटेल थी वो स्टोर हो गई कहां पे? अभी मिनरल फॉर्म में, जो कि बाद में सॉलिड बन जाता है। यानी जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके जो फॉसिल्स हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं है, वो अब सॉलिड फॉर्म में है, क्योंकि पेट्रो का मतलब ही होता है रॉक, पेट्रो का मतलब होता है स्टोन, पेट्रो का मतलब होता है सॉलिड। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख भी सकते हो, आपको ऐसा नजर आ रहा है ये कोई पेड़ है, कोई पुराना ट्री है। एक्चुअली पुराना ट्री रहा होगा, लेकिन आज के टाइम में ट्री नहीं है ये, अब ये स्टोन है। लेकिन उस ट्री की सारी डिटेलिंग इस स्टोन के अंदर हमेशा के लिए फिक्स हो गई है। इसे कहते हैं पेट्रिफिकेशन, और इसीलिए बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है ये। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट जो हमारे सामने टॉपिक आता है वो है टोटो ट्राइब। टोटो ट्राइब आर्टिकल क्या कहता है? वी एग्जिस्ट अ हिमालयन हैमलेट फॉरगॉटन बाय इंडियन डेमोक्रेसी। एक गांव है भाई, यहाँ पे लोकेशन आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ये हमारा वेस्ट बंगाल है, इधर हमारा भूटान है, यहाँ पे पड़ता है ये। ठीक है, भूटान और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम है तोतोपारा। और इस तोतोपारा के अंदर एक ट्राइब है जिसको कहा जाता है टोटो ट्राइब। और ये कोई ज्यादा लोग नहीं है। इस टोटो ट्राइब के आज के टाइम में ओनली 1600 मेंबर्स आर सर्वाइविंग। और इसीलिए टोटो ट्राइब को कहा जाता है दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड ट्राइब्स इन द वर्ल्ड। इसको कहा जाता है वैनिशिंग ट्राइब।
अगर इस ट्राइब को ऐसे ही हम लोग इग्नोर करते रहे तो आने वाले कुछ डेकेड्स के अंदर ये ट्राइब शायद पूरी तरह से खत्म हो सकती है। इस वजह से ये न्यूज में था। कहाँ रहते हैं? वेस्ट बंगाल के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके आसपास में ये लोग रहते हैं। वहां पे एक रिवर जो है फ्लो करती है, तोरसा रिवर, उसके बैंक्स पे ये लोग रहते हैं। जब 1962 वगैरह का वॉर हुआ था तब से इनकी जो है ये थोड़ा इंडिया की तरफ माइग्रेशन हुआ। ये जो एथनिक जो ग्रुप है वो तिब्बतन मंगोलॉयड एथनिक ग्रुप है और इंडो बर्मीज ट्राइब इसको कहा जाता है। तो बर्मा से ये जो है लोग इंडिया की तरफ भी आए। जब 62 का वॉर हुआ तो उस तरह कुछ चीज़ें यहाँ पे चल रही थी और इंडिया के अंदर इनको पीवीटी डिक्लेयर किया गया है। जब भी किसी ट्राइब के बारे में डिस्कस करता हूँ तो हमेशा आपको मैं बताता हूँ कि पीवीटी क्या होता है। जो हमारी शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं, उन शेड्यूल ट्राइब के अंदर जो सबसे बैकवर्ड ट्राइब होती है उसे पीवीटीजी का जो है वो हम लोग उसको बोल देते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पीवीटीजी पाई गई हैं। ये जो लैंग्वेज बोलते हैं टोटो लैंग्वेज, वो लैंग्वेज बंगाली स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखी जाती है। ये 3-4 पॉइंट आपने इस ट्राइब के बारे में यहाँ पे याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। गलाथिया बे। आर्टिकल क्या कहता है? गलाथिया बे, न्यू मेजर पोर्ट कैन बी गेम चेंजर। थोड़ा सा पिक्चर अगर आप यहाँ पे जूम करके देखेंगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा इसको हम लोग गेम चेंजर क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पे जो गलाथिया बे है, हमारा जो अंडमान निकोबार का जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है, ग्रेट निकोबार, वहाँ पे ये बनाया जाएगा। अगर आप इस रूट को ध्यान से देखें, ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट रूट है, जो शिपिंग लेन्स होती हैं बेसिकली। यहाँ पे है हमारी मलक्का स्टेट, यहाँ पे पड़ता है सिंगापुर और इधर है कोलंबिया। तो जो शिप्स मिडल ईस्ट से आते हैं, यूरोप से आते हैं, वो कोलंबिया से होके आते हैं, मलक्का स्टेट से पास होते हैं, सिंगापुर में रुकते हैं और फिर आगे चलते हैं, जिसकी वजह से कोलंबो और सिंगापुर को बिलियंस ऑफ डॉलर का हर साल उसको रिवेन्यू मिलता है। लेकिन भाई हम लोग इंडिया में क्यों नहीं डेवलप कर सकते? क्या हम लोग इंडिया में सिंगापुर का रिप्लेसमेंट बना सकते हैं? लोकेशन तो के हिसाब से तो बना सकते हैं। और ये बात सिर्फ पैसे की नहीं है। अगर गलाथिया बे में अगर हम लोग इसको डेवलप कर लेते हैं तो कल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी, अगर स्ट्रेटेजिकली भी देखा जाए तो ये बहुत जबरदस्त लोकेशन पे है, क्योंकि चाइना के साथ अगर हमारा कुछ इशू होता है तो मलक्का स्टेट को हम लोग कम से कम कंट्रोल तो कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी वाइज भी और रिवेन्यू वाइज भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए पोर्ट हो सकती है। तो उसके लिए जो है ये प्रोजेक्ट आया है, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर हम लोग बनाने वाले हैं। हालांकि इसको लेके बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं, क्योंकि कई प्रिमिटिव ट्राइब्स वहाँ पे रहती हैं और इकोलॉजिकल जो डिस्ट्रक्शन है उस सब कुछ चीज़ों को लेके, और ये जो एरिया है वो एक्चुअली अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी है, तो उस वजह से भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इंस्टेबिलिटी है वो भी एक यहाँ पे कंसर्न है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें करके, हालांकि इसमें डिले हो सकता है आगे फ्यूचर में भी, लेकिन फिलहाल सरकार ने मन बना लिया है कि भाई हम लोग यहाँ पे एक मेजर पोर्ट बनाएंगे और ये एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। यानी कि यूरोप से, मिडिल ईस्ट से आने वाले जो भी शिप्स इस साइड में होंगे, जो जापान जाएंगे, कोरिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, उनको हम लोग बेसिकली यहाँ से डील कर सकते हैं। टोल टैक्स वगैरह उनको ऊपर लगा सकते हैं, या लोडिंग अपलोडिंग कर सकते हैं, वो रेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ भी करके बेसिकली वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर हम इसको बनाने वाले हैं फिलहाल, और ये कई सारे फेज में बनेगा। 4 फेज में इसको बनाया जाएगा। पहला जो फेज है वो 2028 तक कंप्लीट हो सकता है। हालांकि इसको फुल फ्लेज वर्किंग करने में शायद 2050 या 2055 तक का समय हो सकता है। तो 20-25 साल लग सकते हैं एक इस तरह की पोर्ट को फुली डेवलप होने में, लेकिन कम से कम शुरुआत हम लोगों ने यहाँ से शुरू कर दी है। अभी इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है, तो इसको बनने के बाद ये हो जाएगा इंडिया में 13th मेजर पोर्ट। चलिए बढ़ते हैं आज का लास्ट टॉपिक पे, जो है मनकीड़िया ट्राइब के बारे में है। आर्टिकल क्या कहता है? एफआरए इंप्लीमेंटेशन, मनकीड़िया कम्युनिटी बिकम 6th पीवीटीजी टू गेट हैबिटेट राइट्स ओवर फॉरेस्ट इन ओडिशा। ओडिशा के अंदर ये 6th पीवीटीजी बन गई है, जिसको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर में अधिकार मिलने वाले हैं। आपको सोच के बड़ा अजीब सा लगेगा, ये जो बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो हमारे जंगलों में रहती हैं, हजारों साल से रहती हैं, अभी तक इनके पास फॉरेस्ट राइट्स नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो एफआरए है उसके अंदर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि उनको राइट्स उस तरह से अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाते हैं। मिलने चाहिए लेकिन मिल नहीं पाते हैं। ये या तो जो हमारी जो सेंचुरीज होती हैं, नेशनल पार्क होते हैं, टाइगर रिजर्व होते हैं, ये लोग उनके कोर एरियाज में रहते हैं या कोर एरिया के आसपास रहते हैं, जिसकी वजह से इनको लैंड राइट्स की ओनरशिप देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोर एरिया में किसी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती, चाहे वो ट्राइबल एक्टिविटी भी क्यों ना हो। तो अगर किसी एरिया को नेशनल पार्क या फिर
बायोडाइवर्सिटी रिजर्व या टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसके कोर एरिया में से ट्राइबल्स को रिप्लेस किया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है। और यही एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि यहाँ पे इनको राइट्स नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जो है देने शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में कुछ ट्राइब्स को मिले हैं, उड़ीसा के अंदर काफी सारे ट्राइब्स को मिल चुके हैं। तो उसमें से एक है आती है हमारे पास मनकीडिया ट्राइब। तो मनकीडिया ट्राइब की अगर आप लोग एंसेस्ट्री को जानेंगे, हिस्ट्री को जानेंगे, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक कम्युनिटी से जो है बिलोंग करते हैं। सेमाई नोमैडिक हैं, कंप्लीटली नोमैडिक नहीं है, सेमाई नोमैडिक हैं। इनमें से काफ़ी सारे लोग फिक्स्ड सेटलमेंट में भी रहते हैं, कुछ लोग नोमैडिक नेचर में रहते हैं। और पीवीटीजी हैं, उड़ीसा के अंदर पाया जाता है, फूड गैदरिंग, हंटिंग वगैरह का ये काम करते हैं। मनकीडिया ट्राइब आजकल तो खैर वो प्रोफेशन बहुत कम हो गया है, लेकिन देयर यूज्ड टू बी अ टाइम मनकीडिया ट्राइब जो है वो मंकीज को पकड़ा करते थे। अब वो प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे नहीं रही है, बट एनीवेज अब ये फूड गैदरिंग और हंटिंग पे ज़्यादा जो है रहते हैं। उसके अलावा जब ये जंगल में घूमते हैं भाई, क्योंकि सेमी नोमैडिक हैं, अपने कैटल्स वगैरह को लेकर घूम रहे हैं, ये कुछ ना टेम्परेरी सेटलमेंट्स बनाते हैं, कुछ झोपड़ी टाइप की जो है वो बनाई जाती हैं, जिनको जो है कुंभस कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये घूम रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो इनके अंदर कुछ समय के लिए स्टे करते हैं अपने कैटल्स के साथ, और फिर जो है वो आगे मूव कर जाते हैं। तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं, और वो छोटे छोटा ग्रुप जो है कुछ कुछ जगह पे रहना पसंद करते हैं, जिसे जो है ताड़स कहते हैं। ताड़स यूजली परमानेंट नेचर का होता है, जहाँ पे ये लोग बेसिकली काइंड ऑफ गांव जैसा होता है वो रहते हैं। और ये जो कुनबस होता है वो एक छोटी सी झोपड़ी होती है जो कि टेम्परेरी बेसिस के लिए जो है कुछ समय के लिए बनाई जाती है। ये जो लैंग्वेज बोलते हैं वो मुंडा लैंग्वेज का ही एक जो है दूसरा फॉर्म होता है। मनकीडिया ट्राइब जो है वो उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था मनकीडिया ट्राइब के बारे में। और आई थिंक जो पांचों टॉपिक हैं आज हम लोगों ने ठीक ठाक से डिस्कस कर लिए हैं, और इसी तरह के और टॉपिक्स आप चाहते हो कि आपको साथ हम लोग शेयर करें, डिस्कस करें, तो इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें। अगर आपके फ्रेंड्स भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी या दूसरे एग्जाम की, तो उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।